प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए फिर एक बार द्विध्रुव लेकर आए हैं। लेकिन इस बार जो द्विध्रुव आपके सामने हम लाए हैं वो अक्षीय स्थिति में उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले निकाल चुके हैं। आज हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। आप इस वीडियो को देखिए और इसको एंजॉय कीजिए। देखिए, आपके सामने एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। इस पे बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश रखे हुए हैं। ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O। द्विध्रुव के दोनों सिरों के बीच की दूरी 2a है, जो कि बहुत ही छोटी दूरी होती है। और ये द्विध्रुव के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को हम द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। द्विध्रुव के अक्ष के से 90 डिग्री के कोण पर मध्य बिंदु से अगर कोई बिंदु लिया जाए P, मान लीजिए यह बिंदु R हो, तो इस बिंदु P, मान लीजिए यह दूरी R हो, तो इस बिंदु P की स्थिति को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। यानी अक्षीय स्थिति से 90 डिग्री एंगल पर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो उसे हम नाम देते हैं निरक्षीय स्थिति। अब यहाँ पर हमने ये बिंदु ले लिया निरक्षीय स्थिति में। इसकी दूरी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से या द्विध्रुव के केंद्र से इसकी दूरी R है। बच्चों, जैसा कि हमने अक्षीय स्थिति में सॉल्यूशन करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने जो प्लानिंग की थी, वही प्लानिंग हम इस बार फिर करेंगे। हम इस पहले धनावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर ऋणावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर उन दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को वेक्टर के नियमों से जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उनका हम परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको याद है। इसका सूत्र होता है E = 1/4πε0 Q/r²। ये आप जान रहे हैं, E = 1/4πε0 Q/r²। इसी फार्मूले का यूज हमको इस डेरिवेशन में करना है। तो सबसे पहले धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालेंगे। इसके लिए 1/4πε0 तो वही रहेगा, क्योंकि ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है ये आपका निर्वात में या वायु में रखा हुआ है। आवेश Q है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये देखेंगे कि धनावेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है। आप इसे पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल सकते हैं। अगर ये दूरी OB दूरी A हो और OP दूरी R हो तो B से P तक की दूरी √r² + a² होगी। अब ये हो गया B से P तक की दूरी, लेकिन आपको यहाँ पर इसका स्क्वायर लिखना है, अर्थात जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर जो होगी उसे हम E1 मानेंगे और इसका फार्मूला होगा 1/4πε0 Q/r² + a²। लेकिन इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक सूक्ष्म धनावेश लाएंगे बिंदु P पर और यह देखेंगे कि धनावेश के कारण किस दिशा में यह गति कर रहा है। अगर आप ध्यान दें तो ये सूक्ष्म धनावेश इस बिंदु B पर रखे धनावेश के प्रभाव में ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में गति करेगा। इसलिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा इधर लिया, अर्थात B से P को मिलाने वाली रेखा की दिशा में। इस दिशा को हम लिखेंगे BP दिशा में। ठीक यही काम हम ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता B पर ऋणावेश -Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालने के लिए करेंगे। तो इस बार इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E2 मानेंगे। इसका फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² + a², क्योंकि ये दूरी तो वही है √r² + a²। लेकिन इस बार एक अंतर होगा, इस बार दिशा परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि अब ये सूक्ष्म धनावेश यदि हम ऋणावेश के कारण गति करते हुए देखें तो ये सूक्ष्म धनावेश ऋणावेश की ओर आकर्षित होगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश परंतु P से A की ओर होगी। इस बार E2 की दिशा हम वेक्टर E2 से दिखा रहे हैं, तो वेक्टर E2 की दिशा होगी P से A की तरफ। इस तरह से हमारे पास दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आ गई हैं और हम इन्हें इक्वेशन 1 और 2 मान लेंगे।
बच्चों कक्षा 11 में आपने वेक्टरों का वियोजन पढ़ा है। उन्हें हम वियोजित किसी वेक्टर को अगर हमें सॉल्व करना होता है तो हमें कई बार उसे वियोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यही वियोजन का सिद्धांत हम यहाँ पर भी लगा रहे हैं। वेक्टर E1 को हम वियोजित कर रहे हैं, एक बार ऊर्ध्वाधर दिशा में, एक बार क्षैतिज दिशा में। वेक्टर E1 का ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजन होगा E1 sin थीटा और क्षैतिज दिशा में होगा E1 cos थीटा। ठीक इसी प्रकार से E2 का भी वियोजन करेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा में E2 sin थीटा और क्षैतिज दिशा में E2 cos थीटा। तो अगर आप ध्यान दें इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे, तो E1 और E2 के जो परिमाण हैं वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन मात्र एक अंतर है, उनमें अंतर सिर्फ दिशाओं का है। तो यहाँ पर इस सूत्र से, इस फिगर से आप देख सकते हैं कि E1 और E2 का अगर परिमाण बराबर हो तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी आपस में बराबर होंगे, परंतु E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है जबकि E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। इस तरह से यह दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत हैं। इस तरह से यह दोनों सदिश राशियां एक दूसरे को निरस्त कर देंगी, अर्थात ऊर्ध्वाधर घटक, विद्युत क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। लेकिन जो इनके क्षैतिज घटक हैं, E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा, ये दोनों क्षैतिज दिशा में ही है, एक ही तरफ है। और आपको बताया गया है कि जब दो सदिश राशियां एक ही दिशा में हों तो उनका परिणामी निकालने के लिए हम उन्हें जोड़ देते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों क्षैतिज घटकों को जोड़ देंगे। इस प्रकार परिणामी तीव्रता E होगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और अगर आप ध्यान दें तो इस परिणामी की दिशा आपके लेफ्ट साइड में, बिंदु P से लेफ्ट साइड में है, अर्थात लेफ्ट साइड को अगर हम इस चित्र में दिखाना चाहें तो हम कह सकते हैं B से A की ओर, इस तरफ है। तो ये हमने दिशा लिख दिया कि परिणामी तीव्रता की दिशा B से A की दिशा में है। अब आप देख रहे हैं कि E1 और E2 के परिमाण दोनों बराबर हैं और cos थीटा, यदि हम E1 और E2 दोनों की वैल्यूज रखें जो कि बराबर परिमाण के हैं तो फिर फार्मली आपके पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा। बच्चों ये जो थीटा है ये आपको यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ये जो आपका BP रेखा है या AP रेखा है, यह वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से जो कोण बनाता है ये थीटा है। अब आप इस चित्र से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण के सूत्र से, आधार हो जाएगा आपका OB और कर्ण हो जाएगा BP। तो आधार A हो गया और कर्ण हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर हाफ हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर 2QA को हम एक साथ ले रहे हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, जो वैद्युत द्विध्रुव के सामर्थ्य को बताती है। तो 2QA की जगह हम ले लिए हैं P और यहाँ पर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2, लेकिन इसकी दिशा B से A की तरफ है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। अब प्रश्न ये है कि एक बार फिर हम वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पर चलेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में आपको बताया गया था कि जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात ये A और B के बीच की जो दूरी 2A है, यह दूरी किसकी तुलना में कम है, किसकी तुलना में अल्प है? ये दरअसल ये R की तुलना में अल्प है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से हमें प्राप्त होता है कि A जो दूरी है ये R की तुलना में छोटी है। इस प्रकार अगर A स्क्वायर तो R स्क्वायर से और ही छोटा हो जाएगा। अब आप इस सूत्र में देखें A स्क्वायर को, चूंकि A स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है तो आप A स्क्वायर को नेग्लेक्ट मान सकते हैं, छोड़ सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। इस प्रकार ये फार्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P अपॉन आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये बनेगा फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, लेकिन इसकी दिशा अभी भी B से A की ओर होगी। बच्चों, ये रहा आपका फार्मूला कि जब वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो उसका फार्मूला आता है E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब। लेकिन अगर इसी फार्मूला को आपको सदिश रूप में लिखना हो, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे? अगर आप ध्यान दें तो A से B की दिशा को हम वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण अर्थात P की दिशा मानते हैं और B से A की दिशा को वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की विपरीत दिशा माना जाएगा। इस तरह से वेक्टर रूप में, सदिश स्वरूप में ये जो E का फार्मूला होगा वो होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस P, इसको वेक्टर रूप दे दिया और ये हो गया आर क्यूब। यह निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यह बहुत ही आसानी से निकला है, इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको बताया गया है, इसमें कहीं आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ये जो आया है फार्मूला ये तो निरक्षीय स्थिति का है। आपने अक्षीय स्थिति के लिए भी ये फार्मूला निकाला है। अब जरा सा ये दोनों देख लीजिए। अक्षीय स्थिति के कारण जो फार्मूला आया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब था, अगर आपको याद हो तो दोनों ही फार्मूले को अगर आप ध्यान दें तो अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना है। इन दोनों सूत्रों से हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना है। E निरक्षीय, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन इसके साथ आपको एक और बात याद रखना है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा में ही होता है, P के ही दिशा में होता है, जबकि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होता है। ये दोनों आप बातें को अगर आप ध्यान देंगे तो इस इक्वेशन को समझ पाएंगे कि अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच में माइनस साइन लगा हुआ है। अब हम एक और एनालिसिस कर लें कि आखिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या अंतर है। देखिए, ये आपका कोई मान लीजिए कोई आवेश है Q, इस आवेश से r दूरी पर मान लीजिए कि एक बिंदु P है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये आप जानते हैं, ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन अगर कोई हम द्विध्रुव ले लें, यहाँ -Q, यहाँ +Q, तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका फार्मूला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होती है और इसका फार्मूला होता है E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। तो इन दोनों बातों को जरा सा हम समराइज कर दें। अगर आप देखें कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यहां से जो हमें कंक्लूजन प्राप्त हो रहा है वो ये है, यहां से जो कंक्लूजन प्राप्त हो रहा है वो ये है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है। जबकि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन नहीं करता, ये दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
इन दोनों सूत्रों को अगर आप ध्यान से देखें तो आप कह सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत तेजी से घटती है, उसके घटने का जो दर है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा है। एक बात और है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप देखिए कि हर जगह एक समान है और इसकी दिशा हमेशा रेडियल होती है, लेकिन द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग दिशाओं में उसका परिमाण अलग अलग है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है वो सभी दिशाओं में एक बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है, आप यहाँ सूत्र से देख लीजिए। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपका दिशा पर निर्भर कर रहा है। आप देखिए कि निरक्षीय स्थिति में इसका वैल्यू कुछ और आता है, अक्षीय स्थिति में इसका वैल्यू कुछ और आता है। तो इस प्रकार फाइनली हम अभी जो फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं वो ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो बातों पर निर्भर करेगी। पहला, वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होगी। दूसरा कि वह जो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वह द्विध्रुव से के अक्ष से कितना कोण बना रहा है इस पर भी निर्भर करता है, उसका परिमाण इस बात पर भी निर्भर करता है। जबकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होता है वो सभी दिशाओं में एक बराबर होता है और उसकी दिशाएं आप बड़े आराम से, जैसा कि मैंने बताया है, वो ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों बेसिक अंतर है, इसको आप समझिए और इस पर न्यूमेरिकल को आप इंजॉय कीजिए।